नमस्कार साथियों, गायत्री संस्थान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम अध्ययन करने वाले हैं केंद्रीय हिंदी निदेशालय के द्वारा जारी मानक वर्णमाला का। देखिए, वर्णमाला का अध्ययन करने से पहले हमें कुछ बेसिक बातों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होगी। जैसा कि हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है, इसके विज्ञान को तथा इसके व्याकरण को समुचित रूप से समझ लेना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। अगर हम इसके व्याकरण को समझेंगे, इसके विज्ञान को समझेंगे, तो इससे हमारी अभिव्यक्ति सशक्त हो सकेगी। हम शब्दों को शुद्ध रूप से लिख सकेंगे, वह उन्हें शुद्ध रूप से उच्चारित कर सकेंगे। जैसे मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहते हुए वह अपना विकास पाता है। इस विकास के दौरान उसे जिस माध्यम की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है वो होती है भाषा। और इस भाषा की अभिव्यक्ति मुख्यतः दो रूपों में होती है, मौखिक अभिव्यक्ति और लिखित अभिव्यक्ति। कुछ विद्वान ये कहते हैं कि भाषा की अभिव्यक्ति का एक और रूप होता है, वह कौन सा? सांकेतिक रूप। सांकेतिक रूप विद्वान कहते हैं कि व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति करता है वो संकेतों के माध्यम से भी करता है। तो आइए जानते हैं कि भाषा की अभिव्यक्ति के कौन कौन से रूप होते हैं। भाषा की अभिव्यक्ति, भाषा की अभिव्यक्ति के रूप, अभिव्यक्ति के रूप। देखिए, भाषा की जो अभिव्यक्ति है वह मुख्यतः दो रूपों में होती है। एक मौखिक रूप में, मौखिक रूप में, मौखिक रूप में। दूसरा लिखित रूप में अभिव्यक्ति, लिखित रूप में। कुछ विद्वान भाषा की अभिव्यक्ति का एक और रूप मानते हैं, वह कौन सा है? सांकेतिक रूप में। सांकेतिक रूप में अभिव्यक्ति, ऐसा कुछ विद्वानों का मानना है कि व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति संकेतों के माध्यम से भी करता है। तो आइए जानते हैं मौखिक रूप में अभिव्यक्ति कौन सी है। देखिए, मौखिक रूप में अभिव्यक्ति कब होती है? जब व्यक्ति अपने विचार दूसरे के सामने बोलकर प्रकट करता है। इस रूप में प्रकट करता है, बोलकर प्रकट करता है। और इसके लिए हमें जिसकी आवश्यकता होती है वो होते हैं ध्वनि चिन्ह। क्या? ध्वनि चिन्ह। और बहुत सारे ध्वनि चिन्हों के निर्माण से मौखिक शब्दों का निर्माण होता है। बहुत सारे ध्वनि चिन्हों के मेल से मौखिक शब्दों का निर्माण होता है। तो देखिए, इस रूप में कैसे अभिव्यक्ति करता है व्यक्ति कि इसमें व्यक्ति अपने विचार बोलकर अभिव्यक्त करता है। बोलकर अभिव्यक्ति, बोलकर अभिव्यक्ति करता है इसमें व्यक्ति। और इसमें हमें जिस चिन्ह की आवश्यकता होती है वो होते हैं ध्वनि चिन्ह। मौखिक रूप के लिए जिन चिन्हों की आवश्यकता होती है वो होते हैं ध्वनि चिन्ह। इसके बाद में व्यक्ति क्या करता है कि अपनी अभिव्यक्ति का एक और दूसरा रूप भी प्रकट करता है। वह दूसरा रूप कौन सा है? लिखित रूप में अभिव्यक्ति। यहां पर व्यक्ति क्या करता है कि अपने विचार जब दूसरे व्यक्ति के सामने प्रकट करता है तो वह लिखकर प्रकट करता है। लिखकर अभिव्यक्ति, अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता है, वह लिखकर अभिव्यक्ति करता है। यहां उसे किस माध्यम की जरूरत होगी? वो होंगे वर्ण। इसकी आवश्यकता होगी, उसकी वर्णों की आवश्यकता होगी। और अनेक वर्णों के संयोजन से, अनेक वर्णों के संयोजन से शब्द बनते हैं। अनेक वर्णों के संयोजन से शब्द बनते हैं। अनेक शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं। अनेक वाक्यों के मेल से, अनेक वाक्यों के मेल से गद्यांश या पद्यांश का निर्माण होता है। और अनेक गद्यांश और पद्यांश मिलकर क्या बनाते हैं? पाठ या अध्याय बनाते हैं। पाठ या अध्याय बनाते हैं। अनेक पाठ या अध्यायों के मेल से संपूर्ण पुस्तक की रचना होती है।
तो इस प्रकार से क्या है कि लिखकर जो अभिव्यक्ति होती है, यहां पर व्यक्ति जब अपने विचार किसी दूसरे व्यक्ति के सामने रखता है तो वह अपने विचारों की अभिव्यक्ति लिख कर करता है। उसको जिस माध्यम की जरूरत होगी वह होगी लिखकर अभिव्यक्ति की। तो देखिए, लिखकर अभिव्यक्ति के लिए हमें वर्ण की आवश्यकता होगी। इन वर्णों को हम अक्षर भी कह देते हैं, इन वर्णों को हम अक्षर भी कह देते हैं। मौखिक रूप में यही वर्ण क्या कहलाते हैं? ध्वनि। वर्ण का मौखिक रूप ध्वनि है, लिखित रूप ये वर्ण है। वर्ण को हम अक्षर भी कह देते हैं। अक्षर दो शब्दों के मेल से बना है, ए प्लस क्षर। ए प्लस क्षर के मेल से बना है। ए प्लस क्षर का मेल मतलब होगा कि जिसे नष्ट ना किया जा सके, जिसका क्षय ना हो सके, अनाशवान। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहना चाहूं तो अनाशवान, अर्थात ये वो ध्वनि चिन्ह है, ये वो ध्वनि चिन्ह है जिनके टुकड़े संभव नहीं है। जैसे मैंने कहा ए, ई, क, ख, ये वो वर्ण है, वो वर्ण या अक्षर हैं जिनके टुकड़े संभव नहीं है। इसी कारण से इन्हें हम मौखिक रूप में ध्वनि बोल देते हैं, लिखित रूप में वर्ण बोल देते हैं। वर्ण को ही हम अक्षर कह देते हैं और अक्षर का अर्थ होता है अक्षय, जिसका क्षय ना किया जा सके, अर्थात अनाशवान, अर्थात अनाशवान। अनाशवान, जिसका नाश ना किया जा सके। तो इस प्रकार से भाषा की जो लिखित अभिव्यक्ति होती है उसमें हमें जिसकी जरूरत होती है वो वर्ण होते हैं। यही इन्हीं वर्णों का लिखित रूप, इन्हीं वर्णों का लिखित रूप लिपि चिन्ह कहलाता है। अगर मैं लिपि की परिभाषा आपको देना चाहूं तो कह सकता हूं कि भाषा का लिखित रूप ही, भाषा का लिखित रूप ही क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। तो इस प्रकार से व्यक्ति क्या करता है कि अपनी अभिव्यक्ति मौखिक रूप में करता है, लिखित रूप में करता है। कुछ विद्वान ये कहते हैं कि व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति के लिए एक और माध्यम को अपनाता है और वह माध्यम उसका कौन सा है? सांकेतिक रूप। इसमें जब व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति करता है तो वह संकेत या इशारों के माध्यम से, संकेत या इशारों के माध्यम से, संकेत या इशारों के माध्यम से, संकेत या इशारों से अभिव्यक्ति या के माध्यम से अभिव्यक्ति, संकेत या इशारों से अभिव्यक्ति करता है। जैसे कि यहां व्यक्ति किस रूप में अभिव्यक्ति करेगा कि या तो वह अपनी गर्दन हिलाएगा या हाथ हिलाएगा या आंखों से इशारा करेगा। ये सांकेतिक रूप है, यह अभिव्यक्ति का सांकेतिक रूप है। तो आइए इस सांकेतिक रूप को हम बिहारी के एक दोहे के माध्यम से समझते हैं, बिहारी के एक दोहे के माध्यम से समझते हैं। जैसे बिहारी रीति काल के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? बिहारी रीति काल के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। और इन बिहारी के द्वारा इन्होंने जिस रचना का लेखन किया था, इनकी जो रचना है वो बिहारी सतसई के नाम से जानी जाती है, बिहारी सतसई। और इस बिहारी सतसई में 713 दोहे मिलते हैं। कितने दोहे मिलते हैं? 713 दोहे मिलते हैं। अगर आप बिहारी का समय काल देखोगे तो बिहारी का जो जन्म है वो है 1595 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। अगर इनकी मृत्यु देखोगे तो इनकी मृत्यु होती है, इनकी मृत्यु 1663 ईस्वी में होती है। इनका जो जन्म होता है वह जन्म ग्वालियर में होता है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में इनका जन्म होता है। अगर इनके आश्रयदाता देखोगे, आश्रयदाता, इनके आश्रयदाता हैं मिर्जा राजा जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह जो कि जयपुर के शासक हैं, जो कि जयपुर के शासक हैं, बिहारी हैं। और बिहारी क्या रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं और इन्हें रीतिकाल का प्रतिनिधि कवि के रूप में जाना जाता है। अगर इनका जो जन्म हुआ तो 1595 ईस्वी में हुआ था, मृत्यु 1663 ईस्वी में थी और मध्य प्रदेश के ग्वालियर नामक स्थान पर इनका जन्म होता है। तो समाज कैसा है? रूढ़िवादी है। समाज कैसा है? रूढ़िवादी है। केंद्र में मुस्लिम सत्ता है और भारत के जो हिंदू शासक हैं वो मुस्लिम सत्ता के अधीन हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि बिहारी ने बिहारी सतसई का लेखन किया और बिहारी सतसई में बहुत सारे दोहे हमें देखने को मिलते हैं।
बिहारी सतसई में हमें लगभग 713 दोहे मिलते हैं। उनमें से एक जो प्रसिद्ध दोहा है वो कौन सा है, आइए बताते हैं, जो सांकेतिक रूप की अभिव्यक्ति करता है। तो यहाँ पे क्या है कि इनका जो प्रमुख दोहा है वो है कहत, नटत, रिजत, रिजत, हिजत, मिलत, हिलत, लजियात, लजियात, भरे भौन में, भरे भौन में करत है, नैनन ही सौ बात, नैनन ही सौ बात, नैनन ही सौ बात। देखिए बिहारी के इस दोहे में सांकेतिक अभिव्यक्ति कैसे मिलती है, कि सांकेतिक अभिव्यक्ति इसलिए मिलती है कि समाज कैसा है, रूढ़िवादी है, राजनीतिक सत्ता है वह कैसी है, मुगल सत्ता स्थापित है, उसके अधीन अनेक हिंदू राजा हैं और ये राजा जयसिंह के आश्रयदाता कवि माने जाते हैं। तो ये जब राजा जयसिंह के दरबार में रहते हुए अनेक दोहों का इन्होंने लेखन किया था और इनके दोहे इतने अच्छे थे कि इनको हर एक दोहे पे एक असरफी दी जाती थी, किसके द्वारा, राजा जयसिंह के द्वारा। तो देखिए यहां पर बिहारी क्या कहते हैं, बिहारी कहते हैं कि दरबार लगा हुआ है, दरबार लगा हुआ है, एक तरफ स्त्रियां बैठी हैं, एक तरफ पुरुष बैठे हैं, एक तरफ स्त्रियां बैठी हैं, एक तरफ पुरुष बैठे हैं, शासक का दरबार लगा हुआ है। यहाँ पे क्या होता है कि जो पुरुष बैठे हैं उनमें नायक बैठा है और जो स्त्री बैठी हैं उनमें नायिका बैठी है। दोनों के बीच में जो संवाद चलता है वह केवल आंखों के माध्यम से चलता है। किसके माध्यम से, आंखों के माध्यम से। और आप तो जानते हो कि लोग आंखों के माध्यम से बड़ी बड़ी अभिव्यक्ति कर देते हैं। अगर हम भारतीय सिनेमा के अभिनेताओं में से लें तो अजय देवगन ऐसी एक्टिंग करने में माहिर अभिनेता हैं जो कि आंखों की एक्टिंग बहुत ही जबरदस्त करते हैं। वह अपनी बात अपने आंखों के माध्यम से ही कह देते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे बिहारी क्या कहते हैं कि दरबार लगा हुआ है, समाज रूढ़िवादी है, बात कर नहीं सकते, प्रेम और प्यार करना सबसे बड़ा गुनाह है। यहाँ पे प्रेम करने की आजादी किसी को भी नहीं है, क्योंकि ऐसे आजादी तो किसको है, केवल शासक को ही। वही क्या बहुत सारी रानियां रख सकता है, बाकी आम व्यक्ति को नहीं है। तो क्या होता है कि होता ऐसा है कि नायक और नायिका, क्योंकि प्यार करना तो ना पहले रुका था, ना आज रुक रहा है, ना ही रुकेगा। क्योंकि जब जब आपने सुना है कि जब जब प्यार पे पैरा हुआ है तो प्यार और भी गहरा हुआ है, तो ये प्यार और भी गहरा होता है यहाँ पे। और प्यार में तो क्या रिस्क ही है और दोनों रिस्क लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि नायक क्या कहता है, नायिका को कहता है, नायिका को क्या कहता है कि चलो कहीं बाहर चलते हैं, कहीं बाहर चलते हैं, घूमने चलते हैं, मौसम भी अच्छा। और यहाँ क्या रखा है, यहाँ पे क्या रखा है, यहाँ पे तो क्या कि केवल बोरियत है। तो नायक कहता है नायिका को, नायिका क्या करती है, मना कर देती है नायक को, नहीं। नायिका नट जाती है कि नहीं, गर्दन हिला देती, नहीं। उसके बाद में क्या होता है कि नायक थोड़ा ढीठ प्रवृत्ति का है, थोड़ा उल्लड़ टाइप का है, थोड़ा उल्लड़ टाइप का, ढीठ टाइप का है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो हम फुकरा टाइप का कह सकते हैं इसको। कैसा है, फुकरा टाइप का व्यक्ति है और ये मानने वाला है नहीं। ये क्या करता है कि नायिका कहती है, नायिका उसको मना कर देती है, इसी पे रिझ जाता है, इसी पे रिझ जाता है, रिजत, इसी पे रिझ जाता है और इसी पे खुश हो जाता है कि आनंद आ गया। नायिका के मना करने में भी उसको आनंद आता है, नायिका के मना करने में भी उसको क्या आता है, आनंद की अनुभूति होती है। नायिका को खिंच होती है, नायिका को खिंच होती है और नायिका क्या करती है, नायक पे खिंच जाती है। तो कुछ वक्त के लिए फिर दोनों शांत बैठ जाते हैं, दरबार चल ही रहा है, वार्तालाप हो ही रहा है और दोनों क्या है, शांत बैठ जाते हैं। फिर क्या होता है कि कुछ समय बाद में मिलत दोनों की आंखें फिर से मिलती हैं और मिलती हैं। जब दोनों की आंखें मिलती हैं तो दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। खिलत का मतलब दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। और हंसने के दौरान नायिका के साथ में क्या होता है कि नायिका को लज्जा का अनुभव होता है, लज्जियात। वो क्या करती है, लज्जा से अपने सर को अपने आंचल में छुपा लेती है, अपने आंचल में छुपा लेती है। तो नायिका को लज्जा होती है, लज्जा से अपने सर को आंचल में छुपा लेती है। तो देखिए काव्य की दो पंक्ति बिहारी का सर्वश्रेष्ठ दोहों में से एक है। और यहां पर अगर भारतीय सिनेमा के लोग चाहें तो इस पूरे दोहे पर, इस दो पंक्तियों के दोहे पर चाहें तो एक पूरी फिल्म का निर्माण
कर सकते हैं, चाहे तो पूरी फिल्म ही बना सकते हैं इस दोहे पे, क्योंकि ये दोहा हमारे मस्तिष्क में एक चलचित्र बना देता है। तो यहां पर क्या होता है कि आगे देखिए, भरे भवन में, भवन कैसा है, भरा हुआ है, दरबार भरा हुआ है, भवन भरा हुआ है, भरे भवन में करत है, भरे भवन में क्या कर रहे हैं, नैनन ही सो बात, किससे बात कर रहे हैं, नैनो की बात, क्योंकि उनकी बातें किसमें चल रही है, नैनो में चल रही है, और नैनन की बात तो नैनन ही जानत है, नैनन की बात तो नैनन ही जाना है। तो यहां पर दोनों के बीच में देखो ये कैसी अभिव्यक्ति है, सांकेतिक अभिव्यक्ति है, ना बोलकर अभिव्यक्ति कर रहे हैं ना लिख कर अभिव्यक्ति कर रहे हैं, यहाँ पे जो अभिव्यक्ति कर रहे हैं वो सांकेतिक रूप से अभिव्यक्ति कर रहे हैं। देखिए सांकेतिक अभिव्यक्ति और लिखित अभिव्यक्ति का एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम, यह तो था हमारे पास में सांकेतिक अभिव्यक्ति का रूप। तो देखिए कि जैसे आप सभी लोग जानते हैं, जो विद्यार्थी हिंदी पढ़ने वाला है वो हर एक विद्यार्थी जानता ही है कि गायत्री संस्थान हिंदी को समर्पित एकमात्र संस्थान है। गायत्री संस्थान ही हिंदी का एकमात्र ऐसा संस्थान है जो हिंदी को समर्पित है, जो हिंदी को समर्पित है। तो विद्यार्थी को पता चलता है कि गायत्री संस्थान में बहुत ही अच्छी हिंदी पढ़ाई जा रही है, कैसी, बहुत ही अच्छी हिंदी पढ़ाई जा रही है, और वो हिंदी पढ़ने के लिए यहाँ पे आता है। तो जैसे ही वो जयपुर में आता है तो अब वो गायत्री संस्थान को सर्च करता है, और सर्च करने के बाद में वो कहाँ पहुंचता है, जयपुर के गोपालपुरा बाईपास या रिद्धि सिद्धि के आसपास पहुंचता है। और जैसे आसपास आता है तो थोड़ा सा आगे चलता है तो देखता है कि गायत्री संस्थान का मेन रोड के ऊपर एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है, उस पर गायत्री संस्थान लिखा हुआ है और हिंदी के बारे में जानकारी दी गई है। अब वो देखता है कि बोर्ड तो देख लेता है, अब वो देखता है कि मुझे संस्थान में जाने का रास्ता किधर से मिलेगा, मुझे संस्थान में जाने का रास्ता किधर से मिलेगा। तो वो इधर उधर नजर घुमाता है, इधर घुमाता है, तो उसको सामने एक बोर्ड दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, एक बोर्ड दिखाई देता है, और उस बोर्ड पे क्या दिखाई देता है, उसे एक बोर्ड दिखाई देता है, और इस बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, इस बोर्ड पे ऊपर लिखा हुआ है ऑफलाइन व ऑनलाइन बैच प्रारंभ, ऐसा उस पर लिखा हुआ है। फिर जो नीचे नजर लगाता है तो उसको दिखता है कि यहाँ पे हिंदी शब्द लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, हिंदी लिखा हुआ है, और हिंदी के नीचे लिखा हुआ है स्कूल व्याख्याता, मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है स्कूल व्याख्याता। क्या लिखा हुआ है, स्कूल व्याख्याता। फिर नीचे नजर लगाता है तो उसको लिखा हुआ मिलता है कॉलेज लेक्चरर, नेट जीआरएफ, उसके बाद में ग्रेड सेकंड, उसके अलावा आरएस मेंस के बारे में लिखा हुआ है। फिर नीचे दौड़ाता है तो उसको लिखा हुआ मिलता है हिंदी साहित्य। फिर नीचे नजर लगाता है तो उसको लिखा हुआ मिलता है हिंदी साहित्य ग्राफ सूत्र विधि से, ऐसे लाइनें उसको लिखी हुई मिलती है यहाँ पे। फिर और नीचे देखता है तो लिखा हुआ मिलता है भाई भूपेंद्र यादव। फिर और नीचे देखता है तो उसको एक एरो का निशान दिखाई देता है। इस टाइप में क्या बना हुआ है, एरो बना हुआ है, इस टाइप में एरो बना हुआ है। वह एरो को देखता है, ये क्या है, एरो बना हुआ है, और वह इस एरो के इस तीर को निशान को देखता है, और तीर के निशान को देखता है तो उसको मिलते हैं कॉन्टेक्ट नंबर 72 20 80 78 25। ये उसको कॉन्टेक्ट नंबर दिखाई देते हैं। फिर इसके नीचे देखता है तो उसको लिखा हुआ मिलता है कोचिंग संस्थान का एड्रेस, गंगाराम नगर, महेश नगर थाने के सामने, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर। ये उसको ऐसा लिखा हुआ मिलता है, और उसकी खास पहचान इससे होती है एरो से। और एरो इस दिशा में लगा हुआ है तो वो एरो की दिशा में उसको पता है कि ये एरो का निशान मुझे इधर संकेत कर रहा है, तो वह एरो का निशान देखता है और आगे बढ़ता है। क्या करता है, आगे बढ़ता है तो उसको एक बोर्ड लगा हुआ और दिखता है कि इस टाइप में एरो का निशान ऐसे घूम रहा है। तो वो देखता है कि जब वो ऊपर की तरफ देखता है तो उसको लिखा हुआ मिलता मोटे मोटे अक्षरों में गायत्री संस्थान। ऐसा देख कर वह अंदर सीढ़ियों में जाता है, और सीढ़ियों में जाता है तो उसको एक विनाइल चिपकी हुई मिलती है, और उस पे यही चीजें उसको लिखी हुई मिलती हैं, और एरो का संकेत उसे आगे बढ़ने के लिए कहता है। तो जैसे वो आगे बढ़ता है, सीढ़ियों में चढ़ता है, और सीढ़ियों में चढ़ के जब थोड़ा सा चलता है तो उसे गायत्री संस्थान का ऑफिस मिल जाता है, और वहां से वह हिंदी के अध्यापन के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। तो ये जो
ये जो बोर्ड लगा हुआ मिला, उसको ना तो फोन करने की आवश्यकता पड़ी, ना किसी से पूछने की उसको आवश्यकता पड़ी, और इस एरो को देखते हुए वह विद्यार्थी कहाँ पहुंच जाता है, गायत्री संस्थान के ऑफिस में पहुंच जाता है। तो देखिए ये अभिव्यक्ति का जो रूप है ये कैसा है, ये सांकेतिक रूप में लिखित अभिव्यक्ति है। यह कैसी अभिव्यक्ति है, सांकेतिक रूप में लिखित अभिव्यक्ति है। तो ऐसा नहीं है कि लिखित अभिव्यक्ति केवल लिखकर ही आप व्यक्त कर रहे हो, वो तो अच्छी बात है, परंतु लिखित अभिव्यक्ति काफी बार सांकेतिक रूप में भी परिवर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार अभिव्यक्ति का जो सांकेतिक रूप है वह इससे एक नया रूप निकल के आता है, लिखित व सांकेतिक रूप में अभिव्यक्ति, लिखित व सांकेतिक रूप में अभिव्यक्ति। ठीक है, ये तो हुए सांकेतिक रूप के दो एग्जाम्पल। जैसे आप शहर में जाते हो और शहर में जाते हो तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो चौराहे होते हैं वहां पर ट्रैफिक को चलने और रुकने के संकेत के लिए लाइटें लगी हुई हैं। वहां पर जब रेड सिग्नल होता है तो हम रुकते हैं, और जब ग्रीन सिग्नल होता है तो हमें वह सिग्नल चलने का संकेत करता है और हम आगे बढ़ते हैं। तो ये कैसी अभिव्यक्ति है, यह कैसी अभिव्यक्ति है, सांकेतिक रूप में अभिव्यक्ति है। कैसी अभिव्यक्ति है, सांकेतिक रूप में अभिव्यक्ति है। तो इस प्रकार से हमने 3 एग्जाम्पलों के माध्यम से इस सांकेतिक अभिव्यक्ति को समझा। तो इस प्रकार से अभिव्यक्ति के मुख्यतः 2 ही रूप हुए, किंतु जो तीसरा मिला जुला रूप होगा वो सांकेतिक रूप होगा। क्या होगा, सांकेतिक रूप भी होगा। तो ये हमारे अभिव्यक्ति के रूप थे, मौखिक रूप में अभिव्यक्ति, लिखकर अभिव्यक्ति और सांकेतिक रूप में अभिव्यक्ति। तो चलिए अब चलते हम आगे, और आगे चलते हैं तो अब हम अध्ययन करेंगे केंद्रीय हिंदी निदेशालय के द्वारा जारी मानक वर्णमाला। केंद्रीय हिंदी निदेशालय के द्वारा जारी मानक वर्णमाला। केंद्रीय हिंदी निदेशालय के द्वारा, केंद्रीय हिंदी निदेशालय के द्वारा जारी मानक वर्णमाला। केंद्रीय हिंदी निदेशालय के द्वारा जारी मानक वर्णमाला। देखिए, वर्णमाला का अध्ययन करने से पहले हम जानेंगे केंद्रीय हिंदी निदेशालय के बारे में। तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय क्या है, आइए इसकी जानकारी हम प्राप्त करते हैं। देखिए, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, और केंद्रीय हिंदी निदेशालय क्या करता है, हिंदी भाषा के विकास के लिए कार्य करता है। इसके लिए कार्य करता है, हिंदी भाषा के विकास के लिए कार्य करता है। यह हिंदी भाषा के विकास को बढ़ावा देता है और समय समय पर अनेक दिशा निर्देश जारी करता है। तो देखिए, इस जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय है इसकी जो स्थापना होती है वो स्थापना होती है 1 मार्च 1960 ईस्वी को, 1 मार्च 1960 ईस्वी को। इसके बाद में अगर इसका जो मुख्यालय है वह दिल्ली में है, वह दिल्ली में इसका मुख्यालय है। इसके अधीन 4 क्षेत्रीय कार्यालय भी कार्य करते हैं। क्षेत्रीय कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों की जो संख्या है वो 4 है। और 4 कौन कौन से क्षेत्रीय कार्यालय हैं, एक इसका जो पहला जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो एक क्षेत्रीय कार्यालय चेन्नई में है, एक इसका क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद में है, तीसरा इसका जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो कोलकाता में है, और चौथा जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो है गुवाहाटी में। चौथा जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो गुवाहाटी में। इस प्रकार ये केंद्रीय हिंदी निदेशालय हिंदी भाषा के विकास को बढ़ावा देने के साथ साथ इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी करता है, और यह इन क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से हिंदी भाषा के विकास को समय समय पर बढ़ावा देता है। तो ये तो हुए इसके क्षेत्रीय कार्यालय। अब यह केंद्रीय जो हिंदी निदेशालय है, यह हमारे संविधान का एक अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद 351, और यह अनुच्छेद 351 के अधीन
या उसे उसके दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करता है। जैसे अनुच्छेद 351 में हमें जो कोटेशन मिलती है वह मिलती है हिंदी भाषा के विकास के लिए आवश्यक दिशा निर्देश। इसकी जो कोटेशन लिखी हुई मिलती है वह मिलती है हिंदी भाषा के विकास के लिए, हिंदी भाषा के विकास के लिए हिंदी भाषा के विकास के लिए आवश्यक दिशा निर्देश, आवश्यक दिशा निर्देश, आवश्यक दिशा निर्देश। ऐसी कोटेशन हमें इस अनुच्छेद में लिखी हुई मिलती है। जैसे हमारी हिंदी की संवैधानिक स्थिति देखोगे, हमारी हिंदी भाषा की संवैधानिक स्थिति देखोगे तो इस स्थिति में जो हमें अनुच्छेद मिलते हैं, जो हिंदी की संवैधानिक स्थिति के बारे में बताने वाले जो अनुच्छेद हैं वह है अनुच्छेद 120, अनुच्छेद 210, अनुच्छेद 343 से लेके अनुच्छेद 351 तक में हिंदी भाषा की संवैधानिक स्थिति का उल्लेख किया गया है। इसकी चर्चा हम विस्तार से जब राष्ट्रभाषा और राजभाषा के टॉपिक में आएंगे तो वहां पर हम क्या करेंगे, हिंदी की संवैधानिक स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अनुच्छेद 351 है और इसमें जो कोटेशन लिखी हुई मिलती है हिंदी भाषा के विकास के लिए आवश्यक दिशा निर्देश, आवश्यक दिशा निर्देश। संविधान इस बात की अनुमति देता है कि संघ क्या करेगा कि हिंदी भाषा के विकास के लिए, हिंदी भाषा के विकास के लिए समय समय पर आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी करेगा। संघ का यह कर्तव्य होगा कि हिंदी भाषा के साथ में बगैर किसी छेड़छाड़ के अन्य भाषाओं के शब्द भी ग्रहण किए जाएंगे, खासकर किसके, संस्कृत भाषा के। तो इस प्रकार से हिंदी भाषा के विकास को बढ़ावा मिलेगा और इसी अनुच्छेद के अधीन रहते हुए या इसी अनुच्छेद के दिशा निर्देशों के अनुसार हमारा केंद्रीय हिंदी निदेशालय कार्य करता है। और यही कारण है कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने एक मानक वर्णमाला जारी की है और उस मानक वर्णमाला में जो वर्णों की संख्या है वो कितनी है, 52 वर्ण। इस केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने जो वर्णों की संख्या मानी है वो मानी है 52। ये तो हुआ हमारा केंद्रीय हिंदी निदेशालय। और इस केंद्रीय हिंदी निदेशालय के द्वारा जो मानक वर्णमाला को अपनाया गया था वो अपनाया गया था 1966 ईस्वी में, 1966 ईस्वी में। देखिए केंद्रीय हिंदी निदेशालय की जो स्थापना होती है 1 मार्च 1960 ईस्वी को होती है। मुख्यालय दिल्ली में है, इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं, एक चेन्नई में है, एक हैदराबाद में है, एक कोलकाता में है, एक गुवाहाटी में है। ये 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो हिंदी भाषा के विकास के लिए कार्य करते हैं। और उसके बाद में आप केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने जो अपनी मानक वर्णमाला जारी की थी, जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने जिस मानक वर्णमाला को अपनाया वो समय काल आता है 1966 ईस्वी का। ये तो था हमारा केंद्रीय हिंदी निदेशालय। अब हम आते हैं आगे, तो देखिए अब हम आते हैं तो यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे वर्णमाला शब्द को कि वर्णमाला होती क्या है, वर्णमाला होती क्या है। तो यहां हम डिफाइन करेंगे वर्णमाला को। तो देखिए हिंदी वर्णमाला है क्या। हम जानते हैं कि दुनिया में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, दुनिया में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं और प्रत्येक भाषा में बहुत सारे वर्ण होते हैं। वैसे हमारी हिंदी भाषा में भी अनेक वर्ण हैं और इन अनेक वर्णों के संयोजन से अनेक शब्दों का निर्माण हुआ है और अनेक शब्दों ने मिलकर एक संपूर्ण भाषा का निर्माण किया है। तो देखिए कि वर्णमाला क्या होती है। जैसे एक माला होती है, एक माला में बहुत सारे पुष्प होते हैं, वो पुष्प किस रूप में होते हैं, एक क्रमबद्ध रूप में होते हैं। पुष्प के स्थान पे वहां पे मोती भी हो सकते हैं, मणि भी हो सकते हैं या नोट भी हो सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये होता है कि एक माला जिस प्रकार व्यवस्थित रूप से बनाई जाती है या उसमें कोई जो भी वस्तुएं लगाई जाती हैं वो क्रमबद्ध रूप में लगाई जाती हैं, तो वो क्या कहलाता है, वो वर्णमाला कहलाती है। तो मैं अगर यहाँ पे कहना चाहूं, यहाँ पे वर्ण का मतलब क्या है, वर्ण या अक्षर, ये जो ध्वनि चिन्ह है। तो हिंदी भाषा में भी अनेक ध्वनि चिन्ह हैं, जैसे ए, ई, क, ख, घ, ये सब क्या है, वर्ण है। और यहाँ पे इसके लिए अगर मैं डेफिनेशन देना चाहूं तो आपको बोलूंगा कि वर्णों को व्यवस्थित व क्रमबद्ध रूप में लिखना ही क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाती है। वर्णों का जो व्यवस्थित रूप होगा या क्रमबद्ध रूप होगा वही क्या है, वर्णमाला। जैसे कि हमारी हिंदी और हिंदी में क्या ए है, ए के बाद में क्या आता आ के बाद में ई के बाद में ई, उ, या फिर क, ख, घ, ये वर्ण आते हैं। ये देखिए ये वर्ण व्यवस्थित रूप में है और ये वर्ण व्यवस्थित रूप में है, क्रमबद्ध रूप में है, तो ही भाषा का निर्माण
हो पाएगा, नहीं तो सही से शब्द नहीं बन पाएंगे, शब्द नहीं बन पाएंगे तो भाषा नहीं बन पाएगी। तो वर्णों का व्यवस्थित व क्रमबद्ध रूप ही क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। अगर हम इन वर्णों को व्यवस्थित रूप में ना करें या इन वर्णों को बिखेर दें या ऐसे कर दें कि पहले च है, च के बाद में क है, क के बाद में ट है, ट के बाद में प है, तो ये वर्णों का व्यवस्थित रूप नहीं होगा, वर्णों का बिखरा हुआ रूप होगा। शब्द सही से नहीं बन पाएंगे, शब्द सही से नहीं बन पाएंगे तो भाषा विकास नहीं पाएगा। तो चाहे दुनिया की कोई भी भाषा हो, अंग्रेजी हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, उर्दू हो, इनमें क्या होता है कि सभी में वर्ण जो होते हैं वो व्यवस्थित रूप में होते हैं। किस रूप में होते हैं? व्यवस्थित रूप में होते हैं। तो ये तो हुई हमारी वर्णमाला। देखिए, इस वर्णमाला के अध्ययन करने से पहले हम एक व्यक्ति के बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे, कामता प्रसाद गुरु। कामता प्रसाद गुरु, कामता प्रसाद गुरु, कामता प्रसाद गुरु। देखिए, ये जो कामता प्रसाद गुरु है ना, ये नहीं होते तो शायद आज हमारे पास में हिंदी भाषा नहीं होती, और होती तो भी इस रूप में विकास नहीं पाती। तो कामता प्रसाद गुरु कौन है? आइए इनके बारे में हम यहाँ पे बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हो कि हिंदी साहित्य के अंतर्गत 4 काल आते हैं। आदिकाल है, भक्ति काल है, रीति काल है, आधुनिक काल है। फिर आधुनिक काल का डिवाइडेशन भी किया गया है, और आधुनिक काल के अंतर्गत जो काल आते हैं वो हमारे आते हैं भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग, प्रयोगवाद युग, नई कविता और काठोत्री कविताएं। इस प्रकार से हिंदी साहित्य का वर्गीकरण किया गया है। और हिंदी साहित्य के अंतर्गत एक काल आता है, और वह काल आता है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग, कौन सा युग आता है? द्विवेदी युग। और यह द्विवेदी युग में आते हैं, यह द्विवेदी युग के प्रमुख विद्वान है। कामता प्रसाद गुरु द्विवेदी युग के प्रमुख विद्वान हैं। और इन कामता प्रसाद गुरु की प्रसिद्धि क्यों है? कामता प्रसाद गुरु देखिए एक संपादक भी हैं। क्या है? एक संपादक भी हैं, एक उपन्यासकार भी हैं, एक काव्यकार भी हैं, और एक पौराणिक रचनाओं का लेखन करने वाले भी हैं। परंतु इनकी जो प्रसिद्धि है, वो इनकी प्रसिद्धि का जो आधार है वो है इनका हिंदी व्याकरण, क्योंकि इनके द्वारा सबसे पहले हिंदी का प्रमाणिक व्याकरण लिखा गया था। और उस प्रमाणिक व्याकरण को आज भी हम हमारी समस्याओं के समाधान के लिए आधार बनाते हैं। तो ये इन कामता प्रसाद गुरु ने जो हिंदी वर्णमाला है, ये जो हिंदी वर्णमाला है, तो कामता प्रसाद गुरु ने हिंदी में जो वर्ण माने हैं, इन्होंने हिंदी में जो वर्ण निर्धारित किए, इन वर्णों की जो संख्या मानी है वो मानी है 33। कितने वर्ण माने कामता प्रसाद गुरु ने? 33 वर्ण माने हैं। और इन 33 जो वर्ण हैं, इन 33 वर्णों का इन्होंने जो वर्गीकरण किया वो 2 भागों में किया है, स्वर और व्यंजन। इसमें स्वर और व्यंजन में, इसमें क्या है? स्वर और व्यंजन में। स्वर की जो संख्या मानी इन्होंने 11 मानी है, और व्यंजन की जो संख्या मानी इन्होंने 33 मानी है। कितनी मानी है? 33 मानी है। और ये इनके बारे में कहानी क्या है, स्वर और व्यंजन के बारे में कहानी क्या है, इनको हम यहीं पे डिफाइन कर लेते हैं। जब संपूर्ण मानक वर्णमाला पढ़ाएंगे तो उससे पहले ही हम क्या करते हैं, उसके पढ़ने से पहले ही हम क्या करते हैं कि इनको डिफाइन कर लेते हैं। देखो, इन दोनों के बारे में क्या कहानी मिलती है? इन दोनों के बारे में कहानी ये मिलती है कि स्वर और व्यंजन ये दोनों भाई हैं, और इनके जन्म के कुछ समय बाद, इन दोनों के जन्म के कुछ समय बाद इनकी माँ की भी मृत्यु हो जाती है, और माँ के साथ में पिता की भी मृत्यु हो जाती है। बेचारे दोनों अनाथ हो जाते हैं। क्या होते हैं? दोनों बेचारे अनाथ हो जाते हैं। अब यहाँ पे ये जो है, ये जो स्वर है, ये स्वर क्या है? बहुत स्ट्रॉन्ग है, फिजिकली रूप से बहुत स्ट्रॉन्ग है, मानसिक रूप से भी मजबूत है। तो यह किसी के ऊपर डिपेंड नहीं, यह मस्त तरीके से कमाता है और मस्त तरीके से खाता है और मस्त तरीके से रहता है। तो ये क्या पूर्ण रूप से किसी के ऊपर आश्रित नहीं है, किसी के ऊपर आश्रित नहीं है। अब इसके साथ तो ठीक है, ये अच्छी बात है कि खुद कमाता है, खाता और मस्त रहता है, परंतु इसका जो ये भाई है बेचारा व्यंजन, क्या है? इसका भाई जो व्यंजन है, इसके साथ में एक ट्रेजेडी है, इसके साथ में ट्रेजेडी हो गई है। और इसकी ट्रेजेडी क्या है कि इसकी बैकबोन टूटी हुई है। बैकबोन बोले तो इसकी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है, और रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है तो किस पे है? बेड रेस्ट पे। पूर्ण रूप से किस पे है? बेड रेस्ट पे। और बेड रेस्ट पे है तो अब ये किस पर आश्रित है?
यह अपने इस भाई पर आश्रित है। भाई खिलाए तो खाएगा, भाई इसको पिलाए तो पिएगा, भाई इसको सुलाए तो सोएगा, भाई इसको नहलाए तो नहाएगा। पूर्ण रूप से किसके ऊपर है? अपने भाई के ऊपर आश्रित है। अगर भाई नहीं होगा ना तो इसका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। तो यहां कहने का मतलब ये है, मेरा कहने का भाव ये है कि जो स्वर वर्ण होते हैं, ये स्वर क्या होते हैं? कि स्वर वर्ण ये होते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के हो, वह स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं, वह स्वर कहलाते हैं। और इनकी संख्या कितनी है? 11 है। और ये व्यंजन वर्णों के उच्चारण में सहायक है। इसको मदद करते हैं, व्यंजन वर्णों की मदद करते हैं, ये अपने भाई की मदद करता है। अगर भाई की मदद नहीं करेगा ना तो भाई का कोई अस्तित्व नहीं। अब इसके साथ में अगर मैं इसकी डेफिनेशन देना चाहूं तो मैं कहना चाहूंगा कि जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के हो न सके, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के हो ना सके या स्वर वर्णों की सहायता के बिना हो न सके, वह क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। वह क्या कहलाते हैं? व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय अवरोध पैदा हो वह क्या कहलाएंगे? व्यंजन कहलाएंगे। और इस व्यंजन के साथ में क्या है कि जैसे यहाँ पे हलंत क है, हलंत है, ये जो चिन्ह लगा हुआ है ये कैसा है? हलंत चिन्ह है। हलंत है, उसके बाद में हलंत ग है। देखिए ये शुद्ध व्यंजन होते हैं। क्या है? ये शुद्ध व्यंजन है। और शुद्ध व्यंजनों के साथ में समस्या ये होती है कि शुद्ध व्यंजन लिखे तो जा सकते हैं किंतु उच्चारण के योग्य नहीं है, किंतु उच्चारण के योग्य नहीं है। जब तक इनके साथ में स्वर वर्ण नहीं आएगा तब तक ये उच्चारण के योग्य नहीं होंगे। ये शुद्ध व्यंजन है। जैसे हलंत क प्लस में ए, अगर मैंने यहाँ पे ए स्वर इसके साथ में लगा दिया तो ये कहलाएगा क। अगर मैंने इसी हलंत क के साथ में आ लगा दिया तो ये कहलाएगा का। इनका अस्तित्व किससे बना है? व्यंजन का अस्तित्व किससे बना? स्वर के आने से बना, नहीं तो इसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखने के योग्य जो बात है, वो ध्यान रखने योग्य बात ये है कि जो हलंत रूप में है क, हलंत क, ख, ग, ये लेखन योग्य है, उच्चारण के योग्य नहीं है। जब इनके साथ में स्वर वर्ण आ जाता है तो ये क्या हो जाते हैं? उच्चारण के योग्य हो जाते हैं और उच्चारण के योग्य हो जाते हैं। तो ये तो हुए हमारे स्वर और व्यंजन की कहानी। अब आते हैं आगे। देखिए अब तक हमने अध्ययन किया हिंदी भाषा की अभिव्यक्ति के बारे में पढ़ा, उसके बाद में कि हिंदी की अभिव्यक्ति कैसे कैसे होती है, किस किस माध्यम से होती है। उसके बाद में हमने वर्ण के बारे में जाना, ध्वनि के बारे में जाना, भाषा का निर्माण कैसे होता है ये जाना। उसके बाद में मैंने आपको वर्णमाला की डेफिनेशन दी, अक्षर के बारे में बताया। उसके बाद में मैंने आपको केंद्रीय हिंदी निदेशालय के बारे में बताया। उसके बाद में हमने जानकारी प्राप्त की, वर्णमाला के बारे में जानकारी प्राप्त की। और इस वर्णमाला के बाद में हमने कामता प्रसाद गुरु के बारे में अध्ययन किया। अब जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो है केंद्रीय हिंदी निदेशालय के द्वारा जारी मानक वर्णमाला। इस वर्णमाला का अध्ययन हम एक डायग्राम के माध्यम से करेंगे, एक ग्राफ के माध्यम से करेंगे। और इस ग्राफ के माध्यम से हम संपूर्ण वर्णमाला को सीखेंगे कि वर्णों का विभाजन किस किस रूप में कैसे कैसे केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने किया है, कौन कौन से ऐसे वर्ण हैं जो हमारे पास मानक रूप में है। तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए इसमें जो सबसे पहले बिंदु हमारे पास में आता है, वो बिंदु हमारे पास में है, वह हमारे पास में है स्वर। क्या है? स्वर। और ये जो स्वर है ना, इनकी जो संख्या है वो है 11 है। कितनी है? 11 है। कौन कौन से स्वर हैं? जैसे ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, औ। ये हमारे पास में 11 स्वर है। क्या है? 11 स्वर है। और स्वर की डेफिनेशन मैं आपको पहले दे चुका हूं कि जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के हो वह स्वर कहलाते हैं। और स्वर वर्ण व्यंजन वर्णों के उच्चारण में सहायक होते हैं। और इनकी संख्या कितनी है? 11 है। कितनी है? 11। हमने कितनी मानी है? 11। कुछ विद्वानों का मानना है कि स्वर 11 न होकर 10 ही हैं। कितने हैं? 10 ही। 10 क्यों मानते हैं? वो उनका कहना है कि री स्वर के अंतर्गत काउंट नहीं होता।
क्यों नहीं होता, उनका मानना है कि क्यों नहीं होता, जैसे री ऋषि जी है, और इस री का जो उच्चारण होता है किस रूप में होता है, री के रूप में होता है, और री क्या है, एक व्यंजन है, क्या है, एक व्यंजन है, और व्यंजन होने के कारण हम इसको स्वर में काउंट नहीं करेंगे, ऐसा विद्वान कहते हैं। मैं कहता हूं कि स्वर की जो संख्या है वो हिंदी में कितनी है, 11 है, और 11 कैसी है कि इसके उच्चारण तो ठीक है री के रूप में हुआ, किंतु हम इसको क्या करते हैं, लेखन में काम में लेते हैं, और लेखन में काम में किस रूप में लेते हैं, एक स्वर की तरह इसको हम लेखन में काम में लेते हैं। जैसे जैसे इससे जो बनने वाले शब्द हैं, जैसे कृपा शब्द है, घृणा शब्द है, पृथ्वी शब्द है, कृष्ण शब्द है, नृत्य शब्द है, क्या है, नृत्य शब्द है, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, ऐसे क्या है, बहुत सारे शब्द हैं जो री की सहायता से बनते हैं, जिनमें री ऋषि जी लगा हुआ और होता है, वो री ऋषि जी किस रूप में लगा हुआ था, इस रूप में। तो यही कारण है कि री ऋषि जी को हम लेखन में काम में लेते हैं, और लेखन में काम में लेते हैं तो इसका प्रयोग एक स्वर की तरह होता है, और यही कारण है कि स्वर की संख्या कितनी मानी जाती है, 11, और री को भी क्या किया जाता है, स्वर के अंतर्गत काउंट किया जाता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे, बढ़ते हैं आगे। इन ये जो स्वर हैं इनका भी डिवाइडेशन किया गया है, और इनका जो डिवाइडेशन किया गया है वह है किस रूप में किया गया है, देखिए देखिए, स्वर को हमने दो भागों में विभाजित किया, दो भागों में डिवाइड किया, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। देखिए यहां पे हमारे पास में इनकी संख्या कितनी है, 11। इन 11 में से कुछ स्वर ऐसे हैं जो लघु हैं, जो ह्रस्व स्वर हैं, इन्हें हम ह्रस्व स्वर भी कह सकते हैं, लघु स्वर भी कह सकते हैं, मात्रिक स्वर भी कह सकते हैं, मूल स्वर भी कह सकते हैं। जैसे इनकी जो संख्या है वो हमारे पास में कितनी है, 4। ये कितने हैं संख्या में, 4। कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। जैसे इनमें से 4 ऐसे हैं जो ह्रस्व स्वर हैं, अगर मैं इंग्लिश में कहना चाहूं तो इनको शॉर्ट वॉवल्स भी कह सकते हैं, शॉर्ट वॉवल्स। जैसे ए, ई, उ और री ऋषि जी, ये क्या है हमारे पास में, ह्रस्व स्वर हैं। ये तो 4 हो गए, इसके अतिरिक्त हमारे पास में बच गए 7। 7 दीर्घ स्वर हो गए, और दीर्घ कौन कौन से हैं वो देखिए, आ के बाद में ई के बाद में उ के बाद में ए के बाद में आई, और आई के बाद में ओ, और ओ के बाद में आओ। ये हमारे पास में 7 हो गए। 7 कैसे हैं, दीर्घ स्वर है, कैसे हैं, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कौन से होते हैं, दीर्घ स्वर वो होते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगे, कितना समय, दुगना समय लगे, वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। और दीर्घ स्वर के जो हमारे पास में संख्या है वो है 7। इन्हें हम गुरु स्वर भी कह देते हैं, क्या कह देते हैं इन्हें, गुरु स्वर भी कह देते हैं, गुरु भी कह देते हैं, संधि स्वर भी कह देते हैं। उसके अलावा द्विमात्रिक स्वर भी कह देते हैं, क्या कह देते हैं, द्विमात्रिक स्वर भी कह देते हैं। तो इतने सारे नामों से इनको जाना जाता है। अगर इंग्लिश में मैं कहना चाहूं तो बोलूंगा लॉन्ग वोवल्स, क्या, लॉन्ग वोवल्स। देखिए यहाँ पे ह्रस्व स्वर की जो डेफिनेशन है वो ये है कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय एक मात्रा का समय लगे या कम से कम समय लगे, वो क्या कहलाते हैं, ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी है, 4 है। और 4 कौन कौन से हैं, 4 कौन कौन से हैं, ए, ई, उ और री, ये हमारे 4 ह्रस्व स्वर हैं। उसके बाद में दीर्घ स्वर आते हैं। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है, 7 है हमारे पास में, कितनी है, 7 है। ये जो दीर्घ स्वर है ना, इनका भी डिवाइडेशन किया गया है, इनका भी डिवाइडेशन किया गया है। और इनका डिवाइडेशन किस रूप में किया गया है, देखिए इनको भी हमने 2 भागों में विभाजित किया है। और 2 भाग कौन कौन से हैं अपने पास में, कि इनको हम कहेंगे यौगिक स्वर, क्या कहेंगे, यौगिक स्वर। और इसको हम कहेंगे संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर, ये हुए संयुक्त स्वर। ये हमारे पास में संयुक्त स्वर हो गए, यौगिक स्वर हैं।
इस सात में से 3 स्वर ऐसे हैं जो यौगिक हैं, 4 ऐसे हैं जो क्या है, सुयुक्त स्वर हैं। यौगिक कौन कौन से हैं? देखिए यौगिक इनमें से कौन कौन से हैं। यौगिक ये जो हमारे पास 7 हैं, इनमें से 3 ऐसे हैं जो यौगिक हैं। और यौगिक कौन कौन से हैं? आ है, ऊ है और ई है। आ ई ऊ ये यौगिक स्वर हैं। आ ई ऊ ये यौगिक स्वर हैं। और ये किसके मेल से बने हैं? जैसे आ जो बना हुआ है वो ए धन ए के मेल से बना है। ये जो चिन्ह है ये हमारे पास में कैसा चिन्ह है? ये इसे हम कहते हैं धन चिन्ह। परंतु यहाँ पर क्या है, मैं थोड़ी सी सुविधा की दृष्टि से इसे प्लस के रूप में इंगित करूंगा। जैसे ए प्लस ए, इससे बना है आ। और यहाँ पर क्या है, ई है तो वो बना है ई प्लस ई के मेल से। ऊ है वो बना है ऊ प्लस ऊ के मेल से। किससे बना है? ऊ प्लस ऊ के मेल से। अगर मैं इनके लिए कहना चाहूं तो इनके लिए कहा जाता है कि ये किसके मेल से बने हैं? ये जो बने हैं ये बने हैं समान स्वरों के मेल से। किससे बने हैं? समान स्वरों के मेल से। समान स्वरों के मेल से बने हैं ये। समान स्वरों के मेल से बने हैं ये यौगिक स्वर। और यौगिक स्वर हैं 3, आ है, ई है, ऊ है। ए प्लस ए के मेल से आ बना है, ई प्लस ई के मेल से ई बनी है, ऊ प्लस ऊ के मेल से ऊ बना है। तो ये तो हुए हमारे यौगिक स्वर। उसके बाद में आते हैं हम संयुक्त स्वर। क्या होते हैं? संयुक्त स्वर। और संयुक्त स्वर की जो संख्या है 4 है। कौन कौन से हैं? ये जो बच गए ये हमारे क्या है, ये जो बच गए ये क्या है? संयुक्त स्वर हैं। कौन कौन से हैं? देखिए ए है, ए के बाद में ऐ है, ऐ के बाद में ओ है, ओ के बाद में औ है। ये हमारे पास में बच गए। जैसे ए है ये किसके मेल से बना है? यह बना है ए प्लस ई के मेल से। किससे बना है? ए प्लस ई के मेल से। जो ए बना है वो तो ए प्लस ई के मेल से बना है। जो ए बना है वो किसके मेल से बना है? ए प्लस ए के मेल से बना है। ए प्लस ए के मेल से बना। जो ओ बना है वो किसके मेल से बना है? ए प्लस ऊ के मेल से। जो ओ बना है वो बना है ए प्लस ओ के मेल से। अगर इनके लिए मैं कहना चाहूं तो हम ये कह सकते हैं कि यह असमान स्वरों के मेल से बने हैं। असमान स्वरों के मेल से, असमान स्वरों के मेल से बने हैं। मेल से असमान स्वरों के मेल से बनने वाले वर्ण कौन से हैं? संयुक्त स्वर हैं। कौन से हैं? संयुक्त स्वर हैं। चलो यहां तक तो हो गया। ये तो था जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने जो अपना वर्गीकरण किया है वो किस रूप में किया है। ये पहला जो बिंदु था वो था अपना स्वर। अब बढ़ते हैं हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जो दूसरा अपना केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार जो दूसरा प्रमुख बिंदु है वो है अयोगवाह। कौन से वर्ण है वो अपने पास में? अयोगवाह। कौन से हैं? अयोगवाह। देखिए अयोगवाह है। और यहां पर कामता प्रसाद गुरु के बाद में एक और दूसरे प्रमुख व्याकरणाचार्य आते हैं। दूसरे जो प्रमुख विद्वान हैं वो है किशोरी दास वाजपेयी। जितना महत्व हिंदी व्याकरण में कामता प्रसाद गुरु का माना जाता है, कुछ वैसा ही महत्व है किशोरी दास वाजपेयी के बारे में भी माना जाता है। तो किशोरी दास वाजपेयी इन्हें अयोगवाह की श्रेणी में रखते हैं। और वो कहते हैं कि ये जो अयोगवाह है इनका उच्चारण न तो स्वर की भांति स्वतंत्र रूप से होता है और ना ही यह व्यंजन के बाद स्वर की भांति लिखे जाते हैं। ऐसा कहते हैं किशोरी दास वाजपेयी। और यही कारण है कि वो इनको अयोगवाह की श्रेणी में रखते हैं जो किसी भी योग्य ना हो। अगर हम इनका जो वर्गीकरण करें तो इनका जो वर्गीकरण किया गया है वह 2 भागों में किया गया है। कितने भागों में किया गया है? 2 भागों में किया गया है। और 2 भाग कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? देखिए पहला आता है अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग में इसका डिवाइडेशन किया गया है। और इसके अंतर्गत जो वर्ण आते हैं उसमें एक वर्ण तो ये आता है। कौन सा आता है? ये वाला। और एक जो वर्ण होता है ये होता है, ये होता है। इसका जो हम उच्चारण करते हैं वो किस रूप में करते हैं? अंग के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं? अंग के रूप में
करते हैं। ये अंग के रूप में उच्चारित होता है अनुस्वार। जो विसर्ग है, और विसर्ग में जो अपने पास में ये जो चिन्ह है, ये विसर्ग चिन्ह है, और इसको जो इंगित किया जाता है वो हलंत है के रूप में इंगित किया जाता है। और यह संपूर्ण रूप से किस रूप में बोला जाएगा? अह के रूप में बोला जाएगा। किस रूप में उच्चारित होगा? अह के रूप में उच्चारित होगा। तो ये तो थे अपने दो वर्ण, अयोग व में अनुसार और विसर्ग। अब चलिए बढ़ते हैं अगले तीसरे बिंदु पर। तीसरे बिंदु पर, और तीसरा बिंदु अपना कौन सा है? तीसरा जो बिंदु है अपना वो है मूल व्यंजन। तीसरा जो प्रमुख बिंदु है वो है अपना मूल व्यंजन। और जो मूल व्यंजन है उनकी संख्या कितनी मानी गई है? 33 मानी गई है। जो मूल व्यंजन है उनकी संख्या कितनी है? 33 है। और 33 कौन कौन से मूल व्यंजन हैं? आइए देखते हैं। मूल व्यंजन 33 कौन कौन से हैं? इसमें मूल व्यंजन का जो डिवाइडेशन करेंगे, जो वर्गीकरण करेंगे, हम 3 भागों में करेंगे। सबसे पहले आएगा स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन है, और स्पर्श जो व्यंजन की संख्या है वो कितनी है? 25। कितनी है? 25। उसके बाद में आते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। उसके बाद में मूल जो व्यंजन का तीसरा जो वर्गीकरण है वो है ऊष्म व्यंजन। वो है ऊष्म व्यंजन। वो है ऊष्म व्यंजन। देखिए जो हमारे पास में अंतस्थ जो व्यंजन है इनकी संख्या कितनी है? 4। उसके बाद में ऊष्म व्यंजन है, और ऊष्म जो व्यंजन की संख्या है वो कितनी हमारे पास में? 4। कितनी संख्या है? 4। देखिए यहाँ पे 25 स्पर्श व्यंजन है। अंतस्थ जो व्यंजन है उनकी संख्या कितनी है? 4। जो ऊष्म व्यंजन है उनकी संख्या भी कितनी है? 4। देखिए यहाँ पे जो स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं कि स्पर्श जो व्यंजन है, स्पर्श जो व्यंजन है कैसे लेकर, हमारी हिंदी वर्णमाला में कैसे लेकर मैं तक के वर्ण क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। कैसे स्पर्श व्यंजन है कि आपने देखा होगा कि हमारे गले की संरचना है, और गले की संरचना में क्या क्या हमारे पास में, ये हमारी गले की संरचना है, और यहाँ पे वोकल कार्ड है। यहाँ से क्या होती है? ध्वनि उच्चारित होती है। तो यहाँ से सबसे पहले कंठ है, कंठ के बाद में तालु, तालु के बाद में मूर्धा, तालु के बाद में मूर्धा है, और मूर्धा के बाद में दंत है, और दंत के बाद में ये क्या है? हमारे ओष्ठ हैं। तो इस प्रकार से मुख के अंग है, और सबसे पहले जो मुख के अंग है वो कंठ है। क्या है? कंठ है। और कंठ के बाद में तालु है, और तालु के बाद में मूर्धा, और मूर्धा के बाद में ये दंत है, और दंत के बाद में ये क्या है? ओष्ठ। इस प्रकार से हमारे मुख के अंग हैं, और इन मुख के अंगों से अलग अलग स्थान से अलग अलग वर्ण उच्चारित होते हैं। अगर मैं इसकी परिभाषा देना चाहूं तो कहूंगा कि जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, दंत व ओष्ठ के स्पर्श से होता हो वह स्पर्श व्यंजन क्या कहलाते हैं। और इनकी संख्या कितनी है? 25। कैसे लेकर मैं तक के वर्ण क्या है? स्पर्श व्यंजन है। इन्हें हम वर्ग व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि इनका जो वर्गीकरण किया गया है वह 5 वर्गों में किया गया है। कै वर्ग, कै वर्ग, टै वर्ग, टै वर्ग, पै वर्ग। और प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण हैं? 5-5 वर्ण हैं। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से 5 वर्ण हमारे पास में इसमें हैं। देखिए कै वर्ग, च वर्ग, टै वर्ग, टै वर्ग, पै वर्ग, पै वर्ग। कै वर्ग है
इसके अंतर्गत 5 वर्ण कौन कौन से हैं वो देखिए। इसके अंतर्गत हैं क, ख, ग, घन, ये 5 वर्ण हैं। इसके अंतर्गत च वर्ग में च, छ, ज, घन, इसके बाद में ट, ठ, ड, घन, इसके बाद में त, थ, द, ध और न। प वर्ग में प है, फ है, फ के बाद में फ है, फ के बाद में ब है, भ के बाद में भ है और भ के बाद में क्या है हमारे पास में म है। ये 25 वर्ण हैं और प्रत्येक वर्ग में क्या है 5 वर्ण हैं। और इसके जो अंतिम वर्ण है, प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण जो है वो क्या है अनुस्वार है। क्या है अनुस्वार है। इनको हम क्या कहेंगे नासिक ध्वनि भी कह सकते हैं। प्रत्येक वर्ग का अंतिम जो वर्ण है वो किस रूप में हमारे पास में अनुस्वार में है। किस रूप में है अनुस्वार में है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं तो अंतस्थ व्यंजन है, इनकी संख्या 4 है और 4 कौन कौन से हैं ये है, र है, ल है और व है। वह ये 4 वर्ण आते हैं, ये अंतस्थ के अंतर्गत आते हैं। अंतस्थ का शाब्दिक अर्थ होता है बीच का। क्या बीच का। जिन वर्णों का उच्चारण पूर्ण रूप से न स्वर के अंतर्गत हो न ही व्यंजन के अंतर्गत हो वह अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। वह अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। और जो अंतस्थ व्यंजन है हमारे जो अंतस्थ व्यंजन है वो 4 हैं। कौन कौन से हैं ये है, र है, ल है और व है। ये 4 वर्ण हमारे अंतस्थ व्यंजन है। इसमें क्या होता है कि जैसे मुख के अंग हैं और मुख के अंग में कौन कौन से अंग हैं, जैसे हमारे पास में जिह्वा है, तालु है, दंत है, ओष्ठ है। जब इनका उच्चारण करते हैं तो ये मुख के अंग एक दूसरे के इतने नजदीक आ जाते हैं कि सटे हुए होते हैं किंतु स्पर्श रूप में नहीं होते। और यही कारण है कि इनको हम स्पर्शहीन व्यंजन भी कहते हैं। जैसे अब बढ़ते हैं हम आगे, ये क्या हुए अंतस्थ व्यंजन हुए। अब बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ते तो हमारे पास में ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 होती है। और 4 कौन कौन से हैं हमारे पास में। ऊष्म का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है गर्म। अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय, व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा, मुख, हवा, जिह्वा व तालु के बीच में रगड़ खाते हुए निकले। जिह्वा व तालु के बीच में रगड़ खाते हुए निकले और एक हल्की सीटी की सी आवाज आए या सी की सी आवाज आए, वो क्या कहलाते हैं ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। और ऊष्म व्यंजन की जो संख्या है वो 4 है। कौन कौन से हैं श, श और है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। ध्यान देने की खास बात क्या है कि इन दोनों वर्णों का उच्चारण एक जैसा होता है। इन दोनों वर्णों का उच्चारण एक जैसा होता है। जैसे मैं उच्चारित करूंगा, कैसे, किस रूप में हम इनको उच्चारित करेंगे श, श। इसमें क्या होगा कि जिह्वा तालु के पास अंदर के साइड में जाएगी, उसको छुएगी नहीं, किंतु जो इन दोनों के मध्य से जो ध्वनि निकलेगी वो रगड़ खाते हुए ध्वनि निकलेगी। और रगड़ खाते हुए निकलेगी तो हल्की एक सी किसी आवाज आएगी और इसमें जिह्वा क्या अंदर के साइड में इस तरह से घूम जाती है। तो जैसे मैं उच्चारित करता हूं श, श, उसके बाद में क्या होता है इस स के उच्चारण में मुख थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, जिह्वा तालु थोड़े से रिलैक्स हो जाते हैं और इसका जो उच्चारण किया जाएगा वो किस रूप में किया जाएगा स के रूप में किया जाएगा। किस रूप में किया जाएगा स के रूप में हम इसका उच्चारण करेंगे। मुख थोड़ा और रिलैक्स हो जाता है, इसका उच्चारण करेंगे है। तो उच्चारण कैसे हुआ श, श, श और है, श, श, स और है। ये इसका उच्चारण रूप होगा किसका ऊष्म व्यंजन का। चलो ये तो हो गए अपने मूल व्यंजन। अब हम आते हैं मूल व्यंजन से आगे और जो मूल व्यंजन है वो आते हैं ये अपने मूल व्यंजन हो गए। मूल व्यंजन ये हुए हमारे मूल व्यंजन। जो तीसरा प्रमुख बिंदु था वो हमारा था मूल व्यंजन। मूल व्यंजन। और इस मूल व्यंजन के बाद में अगला जो हमारा बिंदु है वो है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन हमारा जो अगला बिंदु है, चौथा जो बिंदु है संयुक्त व्यंजन। और जो संयुक्त व्यंजन की जो हमारे पास में संख्या है वह भी कितनी है 4। संयुक्त व्यंजन जो होते हैं वो 4 होते हैं। कौन कौन से 4 व्यंजन हैं देखिए त्र,
छ, त्रै और गे। ये चार व्यंजन है, ये संयुक्त व्यंजन है। कैसे व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन। अगर मैं इसकी परिभाषा देना चाहूं तो कहूंगा कि भिन्न व्यंजनों के परस्पर मेल से बनने वाले व्यंजन या भिन्न वर्णों के परस्पर मेल से बनने वाले व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे श्रय किसके मेल से बनेगा? जो श्रय बना हुआ है वो किसके मेल से बना है? हलंत में स प्लस में रे के मेल से बना है। जो छ है वो किसके मेल से बना है? हलंत क प्लस में क के मेल से बना है। जो त्रय बना हुआ है, जो त्रय बना हुआ है वह किसके मेल से बना हुआ है? हलंत में तय, हलंत तय प्लस में रे। जो गे बना हुआ है वो किसके मेल से बना हुआ है? हलंत जय प्लस अनय के मेल से बना हुआ है। ये क्या है कि हमारे संयुक्त व्यंजन इन भिन्न व्यंजनों के मेल से बने। अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हलंत में से प्लस में हलंत में रे प्लस में ए। ऐसे ही इसको लिखा जाएगा, हलंत में क प्लस हलंत में स प्लस में ए। क्या? ए। इसी प्रकार से इसको लिखेंगे, हलंत तय प्लस में हलंत तय प्लस हलंत रे प्लस में ए। ऐसे वैसे इसको ऐसे लिखेंगे, हलंत में जय प्लस हलंत में अनय प्लस ए। किस रूप में? ए के रूप में। इस रूप में भी हम इनको लिख सकते हैं। किस रूप में भी लिख सकते हैं? हलंत से प्लस हलंत रे प्लस ए। इसके मेल से क्या बनेगा? श्रय हलंत क प्लस हलंत श प्लस में ए। इसके मेल से क्या बनेगा? छ हलंत तय प्लस हलंत रे प्लस में ए। क्या? ए। इसके मेल से क्या बनेगा? त्रय हलंत जय प्लस में अनय, या फिर हलंत जय प्लस हलंत अनय प्लस में ए। इसके मेल से क्या बनेगा? गे। इससे बहुत सारे शब्द हमारे हिंदी में बनते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि यह किसी शब्द के प्रारंभ में आते हों, यह किसी शब्द के प्रारंभ में आते हैं। किसी शब्द के प्रारंभ में भी हो सकते हैं, किसी शब्द के मध्य में भी हो सकते हैं, किसी शब्द के अंत में भी हो सकते हैं। कौन? संयुक्त व्यंजन। किसी शब्द के अंत में भी हो सकते हैं संयुक्त व्यंजन। जैसे मैंने कहा श्रय क्षेत्र गे, ये क्या है? संयुक्त व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन जो बनते हैं वो किसके मेल से बनते हैं? भिन्न भिन्न वर्णों के मेल से बनते हैं, या भिन्न भिन्न व्यंजनों के परस्पर मेल से बनने वाले वर्ण क्या है हमारे पास में? संयुक्त व्यंजन है। अब हम आते हैं द्विगुण व्यंजन पे। अब इससे जो अगला जो बिंदु है हमारा वो है द्विगुण व्यंजन। कौन से व्यंजन है? द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन। और जो द्विगुण व्यंजन है इनकी संख्या भी कितनी है? इनकी संख्या कितनी है? 2। कौन कौन से हैं द्विगुण व्यंजन? देखिए यहाँ पे ड और ढ, ये द्विगुण व्यंजन है। देखिए इनके नीचे क्या नुक्ता लगी हुई है? क्या है? नुक्ता लगी हुई। अगर इनका रूप देखोगे तो हमारे जो ट वर्ग के जो वर्ण हैं ड और ढ, वैसा ही इनका रूप है, परंतु इनके रूप में थोड़ा सा परिवर्तन कैसे हो गया कि इनके नीचे नुक्ता का प्रयोग है। ये जो बिंदु लगा हुआ है इसको नुक्ता बोल दो, पाद बिंदु बोल दो, तल बिंदु बोल दो, एक ही बात है। क्या है? एक ही बात है। तो देखिए इनके नीचे किसका प्रयोग है? नुक्ता का प्रयोग है। किसका प्रयोग है? नुक्ता का प्रयोग है। और इस नुक्ता के प्रयोग से क्या होता है कि शब्द के अर्थ में भी परिवर्तन हो जाता है। कैसे? कि जैसे मान लो नुक्ता है, जैसे शब्द किसी वर्ण के नीचे नुक्ता का प्रयोग है तो उस शब्द के उच्चारण में, उस शब्द के उच्चारण में क्या होगा? उस शब्द के उच्चारण, उस शब्द का उच्चारण करते समय मुख पर जो ध्वनि निकलेगी वो भारेपन से निकलेगी। क्या है? वजन देते हुए निकलेगी। जैसे मैंने कहा सड़क, मैंने बोला सड़क, मैंने बोला ढक्कन। देखिए दोनों शब्दों के उच्चारण में अंतर है। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में क्या क्या शर्तें होती है। द्विगुण व्यंजन कौन से होते हैं? द्विगुण व्यंजन को हम क्या कह देते हैं? तारण जात भी कह देते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन भी कह देते हैं, द्विस्पर्शी व्यंजन भी कह देते हैं, द्विस्पष्ट व्यंजन भी कह देते हैं, और द्विगुण व्यंजन तो हैं। इस प्रकार से इन्हें अनेक नामों से भी जाना जाता है। किनको? द्विगुण व्यंजन को। देखिए द्विगुण व्यंजन के लिए शर्तें क्या है, द्विगुण व्यंजन की खास बात क्या है, इसकी विशेषता क्या है। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग आंख मूंद कर कहीं भी किसी शब्द में हमें ड और ढ मिल गया तो हम क्या करते हैं? धड़ाधड़ नुक्ता का प्रयोग कर देते हैं। क्या करते हैं? नुक्ता का प्रयोग करते हैं। ना समझते हैं और ना ही समझने की कोशिश करते हैं कि इसका प्रयोग कैसे होगा, कहाँ होगा, किस रूप में होगा। आइए जानते हैं। देखिए हमारे पास में मान लो कि ड और ढ है, और ड और ढ में क्या होता है कि इसके लिए जो आवश्यक शर्तें हैं वो क्या है कि यह द्विगुण व्यंजन
के लिए आवश्यक शर्तें क्या है? कभी भी किसी शब्द के कभी भी किसी शब्द के प्रारंभ में नहीं आते। एक बात। दूसरी बात क्या है इसके लिए? दूसरी बात यह है कि इनका संयुक्त रूप से प्रयोग नहीं होता। संयुक्त रूप से प्रयोग नहीं होता। प्रयोग नहीं होता। इसके अलावा तीसरी जो प्रमुख बात है, अगर ये दोनों बातें भी हमें ध्यान में नहीं रहे, अगर ये बात और ये बात भी हमें ध्यान में नहीं रहे, तो तीसरी बात हमें मुख्यतः ध्यान में रखनी है कि इनका प्रयोग हमेशा स्वर वर्ण के बाद ही होता है। देखिए, जब इनका प्रयोग कैसे होगा कि इनके प्रयोग करने से पहले कोई भी स्वर वर्ण है और उसके बाद में किसी शब्द में ड और ढ का प्रयोग होता है तो उसके नीचे नुक्ता लगेगी, नहीं तो नुक्ता नहीं लगेगी। देखिए, ये दो बातें भी ध्यान में नहीं रहती तो कोई बात नहीं, परंतु यह तीसरी बात हमें मुख्यतः ध्यान में रखनी पड़ेगी। जैसे कभी भी किसी शब्द के प्रारंभ में नहीं होते। इसके लिए कैसे? जैसे एक शब्द है मेरे पास में ढक्कन। कैसा है? ढक्कन शब्द है। देखिए, इसके नीचे ये नुक्ता है। ये नुक्ता का प्रयोग होगा या नहीं होगा? नुक्ता का प्रयोग होगा या नहीं होगा? देखिए, इसके नीचे क्या है? नुक्ता का प्रयोग नहीं होगा। क्या होगा? नुक्ता का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि यह क्या है कि ये जो वर्ण है किसी भी शब्द के प्रारंभ में आ रहे हैं। कहां आ रहे हैं? शब्द के प्रारंभ में आ रहे हैं। अगर मैं इसके लिए बोलूं आपको, जैसे अगर ये इसका विच्छेद करें, इस शब्द का हम विच्छेद करें, तो ये शब्द किसके मेल से बना है? हलंत में ढ प्लस में ए प्लस हलंत क प्लस हलंत क प्लस में ए प्लस में हलंत न प्लस में ए। इसके मेल से क्या बना है? यह शब्द बना है। इन वर्णों के मेल से यह शब्द बना है। इन वर्णों के मेल से क्या बना है? यह शब्द बना है। कैसा शब्द बना है? ढक्कन शब्द बना है। तो देखिए, पहली बात तो किसी शब्द के प्रारंभ में ड और ढ आ रहे हैं तो उसके नीचे नुक्ता का प्रयोग नहीं होगा। फिर अगर ये भी ध्यान में नहीं रहता तो ये ध्यान में रखना कि देखिए कि ये जो ढ है, हलंत ढ, इससे पहले कोई भी स्वर वर्ण नहीं है, क्योंकि इनके पहले आवश्यक शर्त यह है कि इनके पहले किसी ना किसी स्वर वर्ण का प्रयोग होना चाहिए। जब स्वर वर्ण का प्रयोग होगा तो ही इनके नीचे नुक्ता लगेगी, नहीं तो नुक्ता नहीं लगेगी। तो ये क्या हुआ? ढक्कन शब्द हुआ। देखिए, दूसरा, संयुक्त रूप से प्रयोग नहीं होता। जैसे उड़ियन शब्द है। क्या है? उड़ियन शब्द है। उनके इन दोनों उड़ियन है, उड़ियन शब्द के नीचे नुक्ता का प्रयोग होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों? संयुक्त रूप से हैं। किस रूप में है? संयुक्त रूप से हैं। और इन संयुक्त रूप से हैं इसलिए इनके नीचे नुक्ता का प्रयोग नहीं होगा। देखिए, ये तो हो गई दो बात। उसके बाद में एक तीसरी जो इसकी आवश्यक शर्त है वो क्या है कि आइए कुछ शब्दों के माध्यम से हम और इसको समझते हैं। देखिए कि यहां पे मैं एक शब्द लिखता हूं, सड़क। क्या है? सड़क। इस सड़क शब्द में देखिए इसके नीचे नुक्ता का प्रयोग होगा या नहीं होगा? पहले इस शब्द का विच्छेद कीजिए। शब्द का जो विच्छेद करेंगे तो कैसे बनेगा? हलंत में स प्लस में ए प्लस हलंत ड प्लस में ए प्लस हलंत क प्लस में ए। ये इस शब्द का विच्छेद है और यह शब्द किसके मेल से बना है? इन वर्णों के मेल से बना है। देखिए, यहां पे ये हलंत में ड है और इस ड से पहले कोई भी स्वर वर्ण है या नहीं है? देखिए, इसके पहले ये स्वर वर्ण है। क्या है? ये स्वर वर्ण है और स्वर वर्ण है, इसके पहले कोई भी स्वर वर्ण है तो इसके नीचे नुक्ता का प्रयोग होगा। तो यहां पर किसका प्रयोग होगा? नुक्ता का प्रयोग होगा। तो ये हमें ध्यान में रखना है। क्या रखना है? ध्यान में रखना है। तो हमेशा इस बात का ध्यान में रखना कि जब भी किसी शब्द में ड और ढ आए और इनसे पहले कोई स्वर वर्ण हो तो उसके नीचे नुक्ता का प्रयोग होगा, नहीं तो नुक्ता का प्रयोग नहीं होगा। किंतु यहां पे हमें नोट रूप में एक बात और भी ध्यान रखनी चाहिए। और नोट रूप में कौन सी बात ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर अगर किसी शब्द का निर्माण
अगर कोई शब्द उपसर्ग के मेल से बना है, कोई शब्द उपसर्ग के मेल से बना है, इसके मेल से बना है, उपसर्ग के मेल से बना है, तो उसके नीचे अगर उस शब्द में ड और ढ आते तो उनके नीचे नुक्ता का प्रयोग नहीं होगा। जैसे जैसे किसी शब्द का निर्माण, किसी शब्द का निर्माण, किसी शब्द का निर्माण उपसर्ग के मेल से, उपसर्ग के मेल से हुआ है, मेल से हुआ है, हुआ है तो उस शब्द में, उस शब्द में ड ड ढ ड ढ आए तो, आए तो इनके, इनके नीचे नुक्ता का प्रयोग, प्रयोग नहीं होगा, नहीं होगा। देखिए कैसे नहीं होगा, नहीं होगा, इनके नीचे नुक्ता का प्रयोग नहीं होगा। यदि यह किसी, अगर किसी शब्द का निर्माण उपसर्ग के मेल से हुआ हो तो उस शब्द में डेड है आए, आए तो इनके नीचे नुक्ता का प्रयोग नहीं होगा। कैसे नहीं होगा कि जैसे देखिए एक शब्द है मेरे पास में, एक शब्द है और एक शब्द कौन सा है मेरे पास में, सुडोल शब्द है। कैसा शब्द है, सुडोल शब्द है। कैसा शब्द है, सुडोल शब्द। देखिए इसके नीचे, इसके नीचे नुक्ता का प्रयोग होगा या नहीं होगा, नुक्ता का प्रयोग होगा नहीं होगा। देखिए इस शब्द का आप विच्छेद कीजिए और इस शब्द का अगर हम विच्छेद करेंगे तो यह जो शब्द बना है यह किसके मेल से बना है, सु प्लस डोल। किसके मेल से बना है, सु प्लस डोल के मेल से बना है। किसके मेल से बना है, सु प्लस डोल के मेल से बना है। तो देखिए यहाँ पे नुक्ता का प्रयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, जो हमारे पास में ये सु है, ये सु किस रूप में है, एक उपसर्ग के रूप में है। और मैंने आपको बताया था कि अगर किसी शब्द का निर्माण उपसर्ग के मेल से हो रहा है और उसके बाद में ड और ढ आते हैं, ड और ढ आते हैं, तो उनके नीचे नुक्ता का प्रयोग नहीं होगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास में सुडोल शब्द है, क्या है, सुडोल शब्द है, तो इसके नीचे नुक्ता का प्रयोग नहीं होगा, नीचे नुक्ता का प्रयोग नहीं होगा। ये हमें ध्यान में रखना है। ये थे हमारे द्विगुण व्यंजन। तो इस प्रकार से केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने, केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने क्या किया कि सबसे पहले केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने जो वर्गीकरण किया वो स्वर का किया। कितने भागों में कितने स्वर माने, 11 है। कितने माने, 11 है। प्लस अयोग व वर्ण है, इनकी संख्या कितनी है, 2। कितनी संख्या है, 2। तो ये हुए अयोग व वर्ण। प्लस उसके बाद में मूल व्यंजन है, और जो मूल व्यंजन है उनकी संख्या कितनी है, 33। कितनी है, 33। प्लस संयुक्त व्यंजन है, इनकी संख्या कितनी है, 4। प्लस उसके बाद में द्विगुण व्यंजन है, इनकी संख्या कितनी, बराबर होते हैं 52 वर्ण। कितने होते हैं, 52 वर्ण। इस प्रकार से केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी भाषा के विकास को बढ़ावा देने के लिए किसका गठन किया है, 52 वर्णों का गठन किया है। और हमारी मानक हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत 52 वर्ण आते हैं। देखिए यहाँ पे एक और बात मैं स्पष्ट कर देता हूं। यहाँ पे आपको कुछ व्यक्तियों का कहना है, कुछ व्यक्ति कहेंगे कि सर आपने यहाँ पे प्लूत स्वर नहीं पढ़ाए। क्या नहीं बताया आपने, प्लूत स्वर नहीं बताए, प्लूत स्वर। देखिए हिंदी के अंतर्गत जो स्वर होते हैं, आजकल जो स्वरों का जो प्रयोग होता है मुख्यतः 2 ही माने जाते हैं, स्वर और व्यंजन। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने भी ऐसा प्लूत को कोई मान्यता नहीं दी है, और प्लूत को इस रूप में मान्यता नहीं दी है कि ये जो प्लूत स्वर है इसका जो प्रयोग होता है वो हिंदी में आजकल नए के बराबर होता है। और कहाँ होता है, संस्कृत भाषा में होता है। तो जो प्लूत स्वर होता है इसमें क्या होता है कि लंबी ध्वनि खींचते हैं। कैसे खींचते हैं, लंबी ध्वनि खींचते हैं। इसमें जो चिन्ह होता है वो इस 3 के रूप में होता है। जो इसका चिन्ह होता है वो किस रूप में होता है, 3 के रूप में होता है, 3 के रूप में होता है ऐसे। इससे जो शब्द बनने वाला है, जैसे वो शब्द बनता है ओम, क्या बनता है, ओम के रूप में होता है। इसमें लंबी ध्वनि उच्चारित होती है। जैसे ह्रस्व स्वर है, और ह्रस्व स्वर के उच्चारण में कम से कम समय लगता है या एक मात्रा का समय लगता है, वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर में क्या होता है कि जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है या 2 मात्राओं का समय लगता है, वो क्या कहलाते हैं, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। उसके बाद में
प्लूत स्वर है, और प्लूत स्वर में क्या होगा कि जिन वर्णों के उच्चारण में जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में प्लूत स्वर से प्लूत स्वर में जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता हो, कितना तिगुना समय लगता हो, वो क्या कहलाते हैं, प्लूत स्वर कहलाते हैं। और इसमें क्या होती है कि ध्वनि लंबी खींचते हैं, जैसे हम बोलते हैं सारे गामा पा, तो ध्वनि किस रूप में होगी, इस रूप में लंबी ध्वनि खींचेगी। वो किसके अंतर्गत आते हैं, प्लूत स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो ये तो हो गए अपने ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लूत स्वर। अब देखिए यहाँ पे मैंने कहा कि इसका प्रयोग हिंदी में ना के बराबर अब होता है, इसका प्रयोग संस्कृत भाषा में अधिक होता है और उसी के लिए उपयोगी है, तो हिंदी के लिए ऐसा कुछ खास नहीं है इसका। तो ये तो हो गए हमारे स्वर। उसके बाद में अयोग्य वर्ण है 2 है, मूल व्यंजन 33 है, सुक्त व्यंजन 4 है, द्विगुण व्यंजन की संख्या कितनी है, 2 है। कितनी है, 2 है। तो इस प्रकार से टोटल हमारे हिंदी की वर्णमाला में जो वर्णों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 52। ये तो ठीक है, यहां तक भी ठीक है, परंतु इसके साथ में हम एक बिंदु का और अध्ययन करेंगे और वह बिंदु है गृहीत वर्ण। क्या है, गृहीत वर्ण या आगत ध्वनि। क्या है, आगत ध्वनि या आगत वर्ण। क्या है, आगत वर्ण। और आगत वर्ण कौन कौन से हैं हमारे पास में, देखिए किस रूप में है हमारे पास में आगत वर्ण, आगत वर्ण। और आगत वर्ण कौन कौन से हैं हमारे पास में, देखिए जो आगत वर्ण है इन वर्णों का अध्ययन हम 2 भागों में वर्गीकृत करके करेंगे। और कैसे करेंगे, 2 भागों में, कौन कौन से हैं 2 भाग, देखिए आप। आगत जो ध्वनि है इनको हम क्या बोल देते हैं, गृहीत वर्ण भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, गृहीत वर्ण भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, गृहीत वर्ण भी बोल देते हैं। तो आगत वर्ण है हमारे पास में, और आगत वर्ण को हमने 2 भागों में डिवाइड किया। और 2 भाग कौन कौन से हैं हमारे, अंग्रेजी भाषा से गृहीत वर्ण, और अंग्रेजी भाषा से जो वर्ण हमने गृहीत किया है, जो वर्ण हमने लिया है वो कौन सा है, ये वाला वर्ण है। कौन सा वर्ण है, ये वाला वर्ण है। आगत वर्ण ये वाला वर्ण है, और ये हमने क्या किससे लिया है, अंग्रेजी भाषा से ग्रहण किया है। इनको हम आगत ध्वनि इसलिए कह देते हैं या आगत वर्ण इसलिए बोल देते हैं कि ये दूसरी भाषाओं से हमारी हिंदी भाषा के अंतर्गत आ गए हैं। या फिर इनको गृहीत वर्ण भी बोल देते हैं। गृहीत वर्ण क्यों कह देते हैं, क्योंकि हमने दूसरी भाषाओं से इनको ग्रहण किया है, और इसी कारण से क्या कहलाते हैं, गृहीत वर्ण भी कहलाते हैं। देखिए यहाँ पे अंग्रेजी भाषा से गृहीत वर्ण, अंग्रेजी भाषा से गृहीत वर्ण, और इसमें कौन सा आ गया, ये आ गया। अब इसके लिए खास बात क्या है कि जब अपने हिंदी में इसका जो प्रयोग होता है वो किस रूप में होता है हिंदी में, कि इसका प्रयोग जो होता है वह न तो आ के रूप में होता है और न ही ओ के रूप में होता है। इसका जो उच्चारण होता है इन दोनों के बीच में होता है, इन दोनों के बीच में होता है। जैसे एक शब्द है मेरे पास में, अंग्रेजी का एक शब्द है हाल शब्द। क्या है, हाल शब्द। देखिए इस हाल शब्द को न तो मैं हाल के रूप में लिख सकता हूं और ना ही मैं इसको हॉल के रूप में लिख सकता हूं। इसके रूप में, हॉल के रूप में। इसको जो मैं लिखूंगा वो लिखूंगा हॉल के रूप में, और इसको मैं जो उच्चारित करूंगा वो भी किस रूप में करूंगा, ना हाल के रूप में करूंगा ना हॉल के रूप में करूंगा। इसको जो मैं उच्चारित करूंगा वो करूंगा हॉल के रूप में। क्या, हल, किसी दोनों के बीच की ध्वनि वही हाल, क्या कहलाएगी, हाल के रूप में इसको मैं उच्चारित करूंगा। तो यहां देखिए कि हिंदी भाषा की एक खास बात है। हिंदी भाषा की क्या खास बात है कि हिंदी ने नएपन को स्वीकार किया है। इसको स्वीकार किया है, नएपन को स्वीकार किया है। और नएपन को स्वीकार किया है तो यही कारण है कि हमने आगत ध्वनियों को भी स्वीकार कर लिया है। और यह सार्वभौमिक सत्य है। जो व्यक्ति या कोई संस्था या कोई वस्तु किसी नएपन को स्वीकार कर लेती है, किसी नएपन को स्वीकार कर लेती है, तो वह अपने जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। जो नएपन को स्वीकार करते हैं वह अपने जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। वैसे ही हमारी हिंदी के साथ में, और हमारी हिंदी ने नएपन को स्वीकार किया है। और यही कारण है कि हमारी हिंदी के अंतर्गत पुर्तगाली भाषा के भी शब्द हैं, अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, डच भाषा के भी शब्द हैं, लैटिन रोमन भाषा, जर्मन भाषा के शब्द भी हैं। और इसके अलावा हमने अपनी आवश्यकता के अनुसार देशज शब्द भी गढ़ लिए। उसके अलावा हमने संस्कृत भाषा से भी शब्द ग्रहण किए हैं, अरबी फारसी भाषा से भी शब्द ग्रहण किए। इस प्रकार हमारी हिंदी भाषा में अनेक भाषाओं के शब्दों का
समावेश है। जैसे हमने देशज शब्द बनाए, हमने कहा कि बिल्ली कैसे करती है, म्याऊं म्याऊं। कभी आपने बिल्ली से पूछा भाई कि आप म्याऊं म्याऊं करती हो? कभी पूछा उससे आप म्याऊं म्याऊं करती? नहीं, क्योंकि उसके मुख से ध्वनि कैसे निकली, म्याऊं म्याऊं। हमने नाम क्या दे दिया उसको, म्याऊं म्याऊं। कुत्ते ने किया भौं भौं। कभी आपने पूछा कुत्ते से कि भाई आप भौं भौं की अभिव्यक्ति क्यों कर रहे हो, भौं भौं के रूप में क्या कहना चाहते हो? देखिए, कुत्ते ने किया भौं भौं, हमने क्या किया, उसी ध्वनि के अनुसार क्या किया, भौं भौं शब्द बना दिए, भौं भौं के रूप में शब्द बना दिए। तो हिंदी हमारी ऐसी भाषा है, हिंदी हमारी ऐसी भाषा है कि जिसमें मुख से बोला जाता है, जिसमें मुख से जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। जैसा मुख से हम उच्चारित करेंगे वैसा ही लिखेंगे, जैसा मुख से उच्चारित करेंगे वैसा ही हम लिखेंगे। जबकि अंग्रेजी भाषा में ऐसा नहीं है, जबकि अंग्रेजी भाषा में ऐसा नहीं है। जैसे अंग्रेजी भाषा का हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अंग्रेजी भाषा का एक शब्द है नॉलेज। क्या शब्द है, नॉलेज। इसमें क्या साइलेंट है, के साइलेंट है। क्या साइलेंट है, के साइलेंट है। जैसे शब्द है साइकोलॉजी, इसमें क्या साइलेंट है, पी है। जबकि हिंदी भाषा में ऐसा नहीं है, हिंदी भाषा में ऐसा नहीं है। हिंदी भाषा में तो अगर आपने अशुद्ध रूप से किसी शब्द का उच्चारण किया है तो वह शब्द उसी रूप में लिखा जाएगा, उसी रूप में लिखा जाएगा। तो हिंदी भाषा की खास बात यह है, इसने नएपन को स्वीकार किया है। इसमें जैसा उच्चारित किया जाता है, जैसा बोला जाता है वैसा इसमें लिखा जाता है। तो हमने क्या किया कि ये शब्द ग्रहण कर लिया। क्यों ग्रहण किया, कि इससे हमारा हिंदी का वोकैब्स बढ़ सके। ये वर्ण हमने क्यों ग्रहण किए, क्योंकि इन वर्णों के मेल से अनेक शब्दों का निर्माण होगा, अनेक शब्दों का निर्माण होगा तो हमारा वोकैब्स बढ़ेगा, हमारा हिंदी का शब्दकोश बढ़ेगा। और जितना ज्यादा किसी भाषा का शब्दकोश होगा वह भाषा उतना ही विकास पाएगी, वह भाषा उतना ही विकास पाएगी। और विद्वानों का मानना है कि हमारी हिंदी भाषा में लगभग 5 लाख से भी अधिक शब्द हैं। हमारी हिंदी भाषा के वोकैब्स में 5 लाख से भी अधिक शब्द हैं। क्यों, क्योंकि हमने नएपन को स्वीकार किया है और अन्य भाषाओं से भी शब्दों को ग्रहण किया है। और यही कारण है कि हमारी हिंदी भाषा नित्य नए शब्दों को अपनाती जा रही है और अपना विकास पाती जा रही है। ठीक है, ये तो यहां तक हो गया कि ये बात है। और यही कारण है कि हिंदी भाषा जो है दुनिया में चीनी या मंडारिन के बाद में दूसरे नंबर पर बोले जाने वाली भाषाओं में से आती है, या दूसरे नंबर पर बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। तो ये तो क्या था कि हमने अंग्रेजी भाषा से ग्रहण किया। जैसे इससे बहुत सारे शब्द बनेंगे। जैसे कॉलेज शब्द है, कैसा शब्द है, कॉलेज। जैसा कैसा शब्द है, नॉलेज शब्द, इससे बनने वाले शब्द है। जैसे डॉक्टर शब्द है, कैसा है, डॉक्टर शब्द है। कैसा शब्द है, बॉल शब्द है। ये ऐसे कई सारे शब्द हैं जो इस वर्ण के मेल से बने हैं, किसके, इस वर्ण के मेल से बने हैं। और इसको किस रूप में उच्चारित करेंगे, ना आ के रूप में उच्चारित करेंगे, ना ओ के रूप में उच्चारित करेंगे। किस रूप में उच्चारित करेंगे, इसको ओ के रूप में उच्चारित करेंगे। जैसे इसके ऊपर जो ये चिन्ह लगा हुआ है, इस चिन्ह को हम क्या बोलेंगे, स्वनिम। क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे स्वनिम के नाम से, इसको हम स्वनिम के नाम से इसको हम बोलेंगे। कुछ पुस्तकों में लिखा हुआ मिलता है अर्धचंद्र बिंदु। किस रूप में लिखा हुआ मिलता है, अर्धचंद्र बिंदु। परंतु इसके लिए जो उचित नाम है वो क्या है, स्वनिम के नाम से यह उच्चारित किया जाता है। तो चलिए, ये तो था अंग्रेजी भाषा से। इसकी एक और खास बात यह है कि इस वर्ण को हमने किसके अंतर्गत रखा है, स्वर या व्यंजन वर्णों के अंतर्गत रखा है। तो देखिए, इस वर्ण को हमने, जो अंग्रेजी भाषा का जो गृहीत वर्ण है, इसको हमने रखा है स्वर वर्णों के अंतर्गत, इसकी गणना की गई है। जब मैं आपको संपूर्ण हिंदी वर्णमाला पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि यह वर्ण हमारे मुख के कौन कौन से अंग से, कहां कहां से और कैसे उच्चारित होता है, या किस रूप में उच्चारित होता है। तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे। तो ये तो हो गया अंग्रेजी भाषा से, और अंग्रेजी भाषा के बाद में हम आते हैं आगे। अंग्रेजी भाषा से गृहीत वर्ण है, और अंग्रेजी भाषा के बाद में हमने जो हमने जो वर्ण अपनाए हैं वो अरबी फारसी भाषा से अपनाए। किससे, अरबी फारसी भाषा से, अरबी फारसी भाषा से गृहीत वर्ण, अरबी फारसी भाषा से गृहीत वर्ण। कौन कौन से गृहीत वर्ण है अरबी फारसी भाषा से, जैसे कै, ख, ग, ज। देखिए, इनके नीचे क्या लगी हुई है, नुक्ता लगी हुई है।
क्या लगी हुई है, नुक्ता लगी हुई है। क्या लगी हुई है इनके नीचे, नुक्ता का प्रयोग है। और नुक्ता का प्रयोग है तो ये देखने में कैसे हैं, जैसे हमारे जो स्पर्श व्यंजन है वैसे ही मिलते जुलते कौन से वर्ण हैं, ये भी हैं हमारे, उन्हीं में से मिलते जुलते वर्ण है हमारे पास में, वही वर्ण है, किंतु इनके नीचे केवल नुक्ता का प्रयोग है। और नुक्ता का प्रयोग होने से शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। जब भी किसी शब्द में आते हैं और उनके नीचे नुक्ता लगी हुई हो तो वहां पर क्या होता है कि शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। तो इस प्रकार से जो हमने अरबी फारसी से जो शब्द ग्रहण किए हैं वो कितने हैं, इनकी जो अरबी फारसी से जो हमने वर्ण ग्रहण किए हैं उनकी कितने हैं, उन वर्णों की संख्या कितनी है, 5 हमारे पास में, कितने हैं, 5। देखिए इस एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका कि मेरे पास में एक 2 शब्द हैं, एक शब्द है गज, क्या है, गज, और एक शब्द है गज। देखिए दोनों में क्या अंतर है, देखिए दोनों में उच्चारण के स्तर पर भी अंतर है और अर्थ के आधार पर भी अंतर है। उच्चारण के आधार पर कैसे अंतर है, इसको जो मैं उच्चारित करूंगा, मुख से बोलूंगा ना, मैंने अभी बताया कि हिंदी में ऐसा है कि जैसा मुख से उच्चारित किया जाता है वैसा ही लिखा जाता है। जैसे मैंने इसके लिए मैं बोलूंगा, इसको किस रूप में मैं उच्चारित करूंगा कि मुख रिलैक्स रहेगा, जैसे किस रूप में उच्चारित करूंगा, गज, किस रूप में उच्चारित करूंगा, गज के रूप में उच्चारित करूंगा मैं इसको, जबकि इसके नीचे क्या, नुक्ता है। और नुक्ता है तो आपको पता ही है, इन नुक्ता लगते क्या हुआ, शब्द का वजन बढ़ गया, और वजन बढ़ गया तो यहाँ पे क्या कि जब हम इस शब्द का उच्चारण करेंगे तो क्या होगा कि वोकल कार्ड पे दबाव पड़ेगा। किस रूप में पड़ेगा, जैसे हम उच्चारित करेंगे तो इसका जो उच्चारण होगा वो होगा गज, क्या होगा, गज, क्या होगा, गज। देखिए यहाँ पे इस गज का अब हम अर्थ देखते हैं, ये तो हुआ इनका उच्चारण, अब हम इनका अर्थ देखते हैं। जो गज है, और गज का क्या मतलब होता है, गज का मतलब होता है हाथी। गज हम किसको कहते हैं, हाथी को क्या कहते हैं, हम गज कहते हैं, हाथी को क्या कहते हैं, गज। और इस गज का जो मतलब है वो क्या होता है, ये गज, इस गज का मतलब होता है नाप। क्या होता है, नाप, क्या होता है, नाप। नापने का, नापने की जो वस्तु होती है, चाहे वो कपड़ा नापने का हो, जमीन नापने का हो, किसी का भी जो नाप होता है वो क्या है, वो गज का मतलब होगा नाप। तो ये क्या कहलाता है, नाप कहलाता है, ये गज क्या कहलाएगा, नाप कहलाएगा। तो इस प्रकार से हमने जो आगत वर्ण स्वीकार किए हैं, जो गृहीत वर्ण स्वीकार किए हैं, उनकी संख्या कितनी है हमारे पास में, 6। एक हमने अंग्रेजी भाषा से स्वीकार किया है और बाकी के हमने किससे स्वीकार किए हैं, अरबी फारसी से स्वीकार किए हैं। तो ये तो थी हमारी हिंदी भाषा के अंतर्गत आगत ध्वनियां या गृहीत वर्ण थे जिसका अध्ययन हमने किया। तो इस प्रकार से यह जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय की संपूर्ण मानक वर्णमाला थी, यहाँ पे इस मानक वर्णमाला के अंतर्गत वर्णों का डिवाइडेशन किस किस तरीके से किया गया, इनका उच्चारण कहाँ कहाँ से होता है, किस किस रूप में होता है, वो सब हमने इसमें जाना है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।